प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का सबसे अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। हमने 7 चैप्टर तक पूरी तरह देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे यह 8वां चैप्टर और यह बायोलॉजी का अंतिम चैप्टर है। उसके बाद हम लोग कुछ हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे और सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसलिए आज यह आपका चैप्टर वो बुक ही सारा बुक ही पूरा खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान पूरा समाप्त हो जाएगा और इससे बाहर उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका नाम है पर्यावरण। पर्यावरण, हमारा पर्यावरण किसे कहते हैं? वातावरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। बहुत आसान है, देखिए बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है कि पर्यावरण या वातावरण क्या है। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई क्षेत्र जिसमें जैव एवं अजैव, जैव मतलब होता है सजीव, समझ लीजिए आप लोग सजीव, और अजैव मतलब आप समझिएगा निर्जीव। अजैव मतलब क्या समझिएगा? निर्जीव समझिए। इस सजीव और निर्जीव यानी किसी जीव के, यानी कोई भी जीव के चारों ओर फैली हुई सजीव चीज और जिसमें निर्जीव चीज कारकों से निर्मित घटक आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वातावरण या पर्यावरण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा के भी चारों बगल है, जानवर के भी है, अन्न और मनुष्य के भी चारों बगल है। तो बात समझ में आ गया। किसी भी जीव के चारों ओर फैली हुई सजीव एवं निर्जीव कारकों के निर्मित सजीव और निर्जीव चीज को ही पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। किसी भी जीव के चारों ओर फैला हुआ जो है सजीव और निर्जीव, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। जैसे हम हैं अभी, आप हैं अभी, आपके चारों ओर हवा फैला हुआ है, अब आपके सभी ओर पानी है, यही हम इसको क्या कहेंगे? यह वातावरण कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? वातावरण कहेंगे। देखिए पर्यावरण के जो कुछ घटक है, यह देखिए। जलमंडल जहां जल होता है, स्थल मंडल जहां आप लोग घर बनाकर रहते हैं, वायुमंडल जैसे आपके चारों ओर फैला हुआ, यह तीनों मिला देते हैं तब हम कह सकते हैं जीव मंडल। जीवन जीने के लिए तीनों आवश्यक है। वायु आपको जरूरी है, स्थल जरूरी है जहां घर बनाते हैं आप लोग, जल भी पीने के लिए जरूरी है। यह तीनों मंडल मिला देंगे तो हम लोग कहेंगे जीव मंडल कहेंगे। यही है आपका। आगे आइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या है। यह यदि समझ गए, इसी पर आपका पूरा चैप्टर है। यह पूरा चैप्टर जो है पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र पर ही आधारित है। तो देखिए हम लोग लिखे हैं जैव मतलब सजीव, अजैव यानी निर्जीव के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। यानी सजीव और निर्जीव के बीच जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, जो ऊर्जा एक दूसरे को देता है और लेता है, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। आपको समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो और आगे पढ़िए, देखिए बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। देखिए पारिस्थितिक तंत्र समानता प्रकृति होता है। जैसे वन, समुद्र, झील, तालाब, यह क्या मनुष्य बनाता है? नहीं, यह अपने आप बनता है। समझ गए? यह हुआ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। परंतु कुछ मनुष्य विभिन्न क्रियाकलाप में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र भी बनाते हैं। जैसे कृषि हो गया, भूमि हो गया, पार्क हो गया, फुलवारी हो गया, जल जीवशाला हो गया। तो सुनिए, आपके एग्जाम में कहेगा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है, तो आप इस सब से दीजिएगा वन, समुद्र, झील और तालाब। लेकिन आपको कहेगा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण दीजिए, तो आप इस सब को दीजिएगा कृषि भूमि, पार्क, फुलवारी, जल जीवशाला। समझ गए? जल जीवशाला जैसे कि जहां पर जल में जीव पाला जाता है, मछली पालन होता है, यह सब मनुष्य अपने से बनाता है, इसीलिए इसको कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे।
पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। समझ गए। तो अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र का संरचना हम देखेंगे, इसका क्या बनावट है यह देखेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र के निम्नलिखित दो मुख्य अवयव होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कितना अवयव होते हैं, दो प्रकार होते हैं, यह समझिए। जैव, एक नंबर में है जैव अवयव और दूसरा नंबर में है अजैव, रोमन में दे दिए अजैव अवयव। अब सुनिए, जैव अवयव, अजैव अवयव क्या है और जैव अवयव। अजैव मतलब हम अभी अभी आपको बताया है कि निर्जीव। अजैव मतलब आप समझ जाइए निर्जीव, जिसमें जीव नहीं होता है यानी निर्जीव है। अजैव क्या है, पारिस्थितिक तंत्र दो अवयव होते हैं, जीव भी होता है, सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। देखिए अजैव अवयव वह है जिसमें जीव नहीं होता है यानी निर्जीव होता है, जैसे मृदा, वायु, जल। इसमें क्या जीव होता है, नहीं होता है। सॉरी बच्चों, खांसी थोड़ा सा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आगे देखिए, तापमान हो गया और प्रकाश हो गया, यह सब क्या है, अजैव अवयव है। याद रखेंगे आप लोग। कहेगा अजैव अवयव कौन सी है, तो आप कहेंगे मृदा, वायु, जल, प्रकाश और तापमान। दूसरा आपसे पूछेगा जैव अवयव क्या है, तो कहेंगे कहिएगा जो जीवित है यानी सजीव को ही जैव अवयव कहते हैं, जैसे जंतु, पौधे, मानव, सूक्ष्म जीव इत्यादि, ये सब सजीव है, जीवित है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव अवयव। जो निर्जीव है उसे अजैव अवयव कहते हैं। इतना बात आगे आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है। आगे हम आप आइए पारिस्थितिक तंत्र के कुछ संघटक के बारे में हम लोग देख लेंगे। अभी हम बताए थे जैविक संगठन और अजैविक संगठन। जैविक संगठन में हम कहेंगे सजीव और अजैविक संगठन में कहेंगे निर्जीव। तो हमको अजैविक संगठन के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है जैविक संगठन के बारे में। बहुत आसानी से हम लोग जैविक संगठन पढ़ेंगे। तो इसके मतलब आप समझिए क्या होता है यह बताते हैं। एक आपका स्लाइड लेते हैं, आपको हम बताते हैं। मान लीजिए यह धरती पर, पृथ्वी पर, स्थल पर घास है। यह घास को हम लोग कैसे उपजता है, क्या आप घास तो पौधा है, तो आप जानते हैं पौधा जो होता है स्वपोषी होता है। पौधा क्या होता है, यह घास है, ये क्या है, घास है। पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है। जब स्वपोषी है तो यह तो भोजन स्वयं बनाता है, पहला चैप्टर में पढ़े हैं। तो यह स्वयं बनाता है, तो इसको तो किसी की आवश्यकता नहीं है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेता है। कोई कुछ नहीं भी देगा तो भी इसका भोजन बन जाएगा। समझ गए। तो होता क्या है, जो पादप जगत है यानी घास है, जो ये तो स्वयं अपना हो रहा था, इसको हम कहेंगे उत्पादक। इसको क्या कहेंगे, उत्पादक। जो पादप जगत को हम मैनुअली क्या कहेंगे, उत्पादक। हम अभी इसका परिभाषा भी देखेंगे, पहले आप समझिए। जो घास है इसको हम उत्पादक कहेंगे, और इस घास को भी खाने वाला कुछ होता है। देखिएगा घास को कोई खाएगा, मान लीजिए घास को खा लिया कीड़ा, कोई कीड़ा का खा लिया, कीड़ा खा लिया, तो ये जो कीड़ा खाता है तो ये तो उपभोग कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे उपभोक्ता या प्रथम उपभोक्ता। इसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता। क्या कहेंगे, उपभोक्ता। यानी एक सुंदर सा चित्र बना देते हैं, तब आपको बहुत सुंदर से सिखाए कि इसी पर आधारित आपको सारा क्वेश्चन समझना है। तो इसलिए हम आपको बहुत सुंदर से एक चित्र बना देते हैं। मान लेते हैं ये घास है, क्या है, घास फूस है, और ये घास है, इसको हम कहेंगे उत्पादक। इसको स्वयं होता है इसलिए इसको उत्पादक कहते हैं, स्वपोषी होता है। इसको खा लेता है कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा खा लेता है, जैसे कि ग्रास ओवर जिसको कहते हैं, जैसे कि फतिंगा कहते हैं, वह सब घास खाता है। तो ये जो खा रहा है तो इसको उपभोग कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे उपभोक्ता। इसको क्या कहेंगे, उपभोक्ता। सॉरी बच्चों, लग रहा है सर्दी खांसी ज्यादा हो रहा है। अच्छा, इसके लिए सॉरी। आगे देखिए, कह रहा है उपभोक्ता। अभी हम आपको बताए घास को हम उत्पादक कहते हैं और
जो कीड़ा मकोड़ा घास को पहली बार खाता है, इसको उपभोग करता है, तो इसको हम उपभोक्ता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो इसको हम प्रथम उपभोक्ता कहेंगे। घास जो होता है स्वपोषी होता है, तो इसको हम लोग उत्पादक कहेंगे। और इस घास को कीड़ा हो गया, चाहे गाय भी आप समझ लीजिए, गाय खाएगा तो इसको उपभोक्ता कहेंगे। अगर कीड़ा को मान लीजिए कोई खा रहा है, मान लीजिए कौन खा रहा है, मान लीजिए कीड़ा को कौन खाएगा? पक्षी खाएगा, पक्षी खा रहा है, तो पक्षी को हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। तो देखिए यहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है ना, इसका घास खाने से इसको ऊर्जा मिल रहा है, ताकत मिल रहा है, और कीड़ा खाने से पक्षी को भी ताकत मिल रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। हम लोग पूरा चैप्टर में यही चीज पढ़ेंगे। तो घास हो गया उत्पादक, और कीड़ा हो गया प्रथम उपभोक्ता, और पक्षी हो गया द्वितीय उपभोक्ता। अभी पक्षी को मान लीजिए कोई खा लेता है, बड़े पक्षी का खा लेगा, बड़ा पक्षी खा लेगा, तो इसको हम कहेंगे तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता, समझ गए? अगर इस पक्षी को हम, बड़का पक्षी को अगर बाघ खा लिया, तो बाघ खा लिया, तो ये बाघ को कहेंगे, इसके बाघ के बाद तो समझिए नहीं होगा, अगर होगा तो इसको कहते चौथा, तब उसको कहते अंतिम, तो इसको कहेंगे अंतिम उपभोक्ता, या इसी को कहते हैं उच्च श्रेणी का उपभोक्ता। क्या लिखेंगे? उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, या इसे अंतिम उपभोक्ता भी कहेंगे। इसके बाद इसको अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, मर जाता है, इसको तो कोई खाने वाला है नहीं, तो मर जाता है। तो अगर इसके बाद भी कोई रहता, बाघ को भी खाने वाला मान लेते हैं, चीता है, तो चीता को हम अपघटन कहते हैं, उसको हम उच्च श्रेणी को उपभोक्ता कहते। तो यह बात आप समझिए, यही चीज आपका पूरा चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ हम आपको बताए हैं जैविक घटक में हम पढ़ेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के घटक में हमको सिर्फ जैविक पढ़ना है और अजैविक नहीं पढ़ना है। तो यहाँ देखिए उत्पादक, उत्पादक को नहीं पादप कहते हैं, पेड़ पौधे को हम उत्पादक कहते हैं जो स्वपोषी होता है, समझ गए? उपभोक्ता कौन होता है? एक होता है उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता भी होता है। उसके बाद उपभोग होने के बाद यह जो है अपघटन हो जाता है, या वियोजन हो जाता है, या समाप्त हो जाता है। यहाँ हम बताए थे आपको अंतिम उपभोक्ता क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। तो यहाँ देखिए प्रथम उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता हो गया, तृतीय उपभोक्ता हो गया। इतना बात यदि समझ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा से इसको आप समझ पाएंगे। अब देखिए उसी प्रकार से फिगर के माध्यम से दिया गया है, हम भी इसको नेट से निकाले हैं। तो यहाँ देखिए यह घास है जिसको हम प्राथमिक उत्पादक भी कहेंगे और प्राथमिक उत्पादक कहेंगे। ये उत्पादक ही कह दीजिएगा तो काफी है, नहीं तो प्राथमिक उत्पादक कहिए। इसको देखिए ये खा रहा है कीड़ा, तो इसको प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे, समझिए। इसको उत्पादक कहिए घास को, इसको प्राथमिक उपभोक्ता कहिए। चिड़िया खा रहा है तो इसको द्वितीय उपभोक्ता। देखिए इसको कहते हैं लोमड़ी मान लीजिए, तो इसको तृतीय उपभोक्ता। बाघ देखिए अंतिम है, तो इसको चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता या उच्च श्रेणी का उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता कह सकते हैं। अब बाघ को कोई खाने वाला है नहीं, तो ये बेचारा मरेगा, तो अपघटन हो जाएगा। अपघटन कैसे होगा? तो ये जो सूक्ष्म जीव इसमें लग जाएगा, इसमें सूक्ष्म जीव छोटे छोटे कीड़ा लग जाएगा, गम जो महकता है वह गैस बन उड़ जाता है, बाकी सब मिट्टी में मिल जाता है। उसी को हम अपघटन कहते हैं। अपघटन के बारे में भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए आपको आगे दिया हुआ है जैव अवयव, मतलब सजीव अवयव क्या है यह समझिए। यह हम आपको बता चुके हैं, लेकिन तब पर भी बताते हैं इन्हें। अभी देखिए अभी बताए हैं ना जैव अवयव के बारे में, जैविक घटक संगठन बताए ना, उत्पादक, उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता सब बताए हैं। अभी प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? कीड़ा। द्वितीय उपभोक्ता क्या है? देखिए प्राथमिक उपभोक्ता यह सब मांसाहारी होता है या शाकाहारी होता है, लेकिन मानव एक ऐसा है कि सर्वाहारी होता है। मानव क्या होता है? सर्वाहारी, दोनों चीज खाता है। आगे आप आइए, कह रहा है उत्पादक, यह इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए। उत्पादक जैसे हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाने के लिए, भोजन यहाँ लिखिएगा, भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है, यहाँ प्रकाश लिख दीजिए। सबसे अच्छा भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं,
उसे हम कहेंगे उत्पादक। हरे पौधे जो भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक। और दूसरा उपभोक्ता के बारे में भी अभी आपको तुरंत समझा है। देखिए बताया है जो हरे घास उसको खाता है, जैसे कीड़ा हो गया, गाय हो गया, ये सब क्या कर रहेगा, उपभोक्ता। पहली बार इसको घास को खाता है तो प्रथम उपभोक्ता इसको बोले हैं। तो वही कह रहा है उपभोक्ता किसे कहेंगे, या इंग्लिश में आप छोड़ दीजिए, गलती से रह गया है। तो जो पौधा और उनके विभिन्न उत्पादनों को खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के, ये 4 प्रकार के भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको बताए थे चतुर्थ उपभोक्ता। देखिए हम उच्च श्रेणी का उपभोक्ता में बताए थे ना, तो यहाँ देखिए उपभोक्ता 3 प्रकार का दिया है। प्राथमिक उपभोक्ता जो पहले घास को खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता जो दूसरा बार जो चीज खाता है उसको द्वितीय उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है द्वितीय उपभोक्ता। जो तृतीय उपभोक्ता होता है, जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है वो तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। अब आइए लास्ट में बताए थे अपघटन करता, यहाँ बताए ना अपघटन करता, यह अपघटन करता है। तो अपघटनकर्ता में सूक्ष्म जीव आता है। देखिए ये मृत उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषणों और गैसों को फिर वातावरण में मिला देता है। मान लीजिए अभी जो यह बाघ मरा है तो इसमें देखिएगा कोई भी चीज मर गया है तो उसमें सूक्ष्म जीव लग के कीड़ा लगता है, छोटा छोटा कीड़ा लगता है, तभी उसमें गैस निकलता है, गमक आता है। देखिएगा कहीं जाते होंगे तो गमकते रहता है, महकते रहता है, तो इसका मतलब है वह उसमें कीड़ा लग गया। अगर वह कीड़ा नहीं रहता तो अगर आप कोई चीज फेंक दीजिएगा तो वही रखा हुआ रह जाएगा, वो कभी नहीं, जैसा फेंकिएगा वैसा रह जाएगा। उसको भी होना जरूरी है। सूक्ष्म जीव जो है कीड़ा मकोड़ा शैवाल कवक का भी होना जरूरी है, ताकि उसको अपघटित करके मट्टी में मिला दे और जो उसमें गैस बचता है वह गैस को वायुमंडल यानी वातावरण में मिला दे। वही अपघटन करता हुआ। अपघटन करता कौन हुआ, जब कोई भी मृत उत्पाद चीज है उसे क्या करता है, अपघटन करने का काम करता है और वह अपना पोषण यानी भोजन कर लेता है। भोजन करता है तो वह मिट्टी बन जाता है, बाकी जो है गैस के रूप में वातावरण में मिल जाता है। समझिए। आगे आइए हम पढ़ेंगे ये फिर से उत्पादक क्या है। यहाँ देख लिए हैं उत्पादक कि हरे पेड़ पौधे को हम उत्पादक कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो फिर से कर रहे हैं, हरे पेड़ पौधा जैसे शैवाल घास पेड़ इत्यादि जैसे जीव हैं, इससे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं, और जो उत्पादक को खाता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर करता है उपभोक्ता कहलाता है। सभी परपोषी जो है न जंतु उपभोक्ता कहलाएंगे। सभी जितना भी परपोषी है, मनुष्य हो चाहे गाय हो भैंस हो बिल्ली हो, सब क्या कहलाएगा, उपभोक्ता कहलाएगा। अब देखिए उपभोक्ताओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक यानी हरे अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे उपभोक्ता जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यह इंग्लिश है, कहलाते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी हिरन खरगोश आदि, समझ गए, यह सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। मनुष्य और तिलचट्टा सर्वभक्षी है, क्योंकि यह जो है दोनों चीज खाता है। समझ गए। यह क्या कहते हैं, घास फूस यानी मतलब कि पौधे से बना हुआ पदार्थ भी खाते हैं, सेब अंगूर समतोला और मांस मछली भी खाता है। इसीलिए इसको सर्वाहारी यानी सर्वभक्षी कहते हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, कुछ जंतु ऐसे शेर बाघ कुछ पक्षी सर्प मेढक मांसाहारी होते हैं तथा ये शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, उसे हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे, या इंग्लिश में। तो द्वितीय उपभोक्ता बहुत आसान है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है और जो मांसाहारी होता है उसे हम द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे। तृतीय उपभोक्ता भी मांसाहारी होता है, एक ही होता है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, बाकी सब मांसाहारी होता है। देखिए तृतीय उपभोक्ता का लिखेंगे परिभाषा, जो द्वितीय उपभोक्ता को भी खा जाता है उसे हम तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। समझ गए, यह बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यह इंग्लिश शब्द है, इसको आपको नहीं देखा होगा, कई बार बता दिए। अब आइए एक बार इस स्लाइड को भी देख लेते हैं। तृतीय उपभोक्ता समानता उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होता है, जो दूसरे जंतु द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं, जैसे बाघ शेर
चीता, गीधा, जो जंतु यानी उच्च श्रेणी, तृतीय श्रेणी को उपभोक्ता तो तीसरा उपभोक्ता हो गया, लेकिन उच्च श्रेणी को उपभोक्ता उसे कहेंगे जिसको कोई जीव द्वारा नहीं खाया जाए, वह क्या हो, मर के अपघटित हो जाए, उसे हम उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहेंगे। अपघटनकर्ता या अपमार्जक क्या है, पौधे और जंतु उत्पादन और उपभोक्ता के मृत शरीर तथा जंतुओं के व्यर्थ, यहाँ होगा व्यर्थ, जंतुओं के अवशिष्ट, जंतुओं के व्यर्थ पदार्थों को जीवाणुओं, देखो जीवाणुओं इंग्लिश में कवकों के द्वारा अपघटित किया जाता है। देखिए अपघटन करता क्या होता है, जब कोई मृत शरीर के में जीवाणु और कवक के द्वारा उसको क्या कहता है, मट्टी बना देता है, माने वो जीवाणु और कवक क्या कहता है, मृत शरीर को खा लेता है, और जो खाने के क्रम में जो गैस निकलता है वातावरण में मिला देता है और वो अपना पोषण ग्रहण कर लेता है, बस वह मिट्टी बन जाता है, उसी को हम अपघटनकर्ता कहते हैं। जो उच्च श्रेणी को उपभोक्ता होता है उसको अपघटन करने का काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन करता। अतः जीवाणु और कवक अपघटन करता या अपमार्जक कहलाएंगे। जीवाणु और कवक क्या कहलाएंगे, अपघटन करता कहलाएंगे। ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों को शरीर में सड़े गले पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ को तोड़कर मुक्त कर देता है। क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। इसमें से जो गैस निकलता है जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाता है या फिर जल मंडल के भाग बन जाते हैं या फिर जल में चल जाता है। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव सूक्ष्म उपभोक्ता या सेप्रोटॉप भी कहते हैं, इसे सूक्ष्म उपभोक्ता कहेंगे। जीवाणु और कवक को हम लोग क्या कहेंगे, सूक्ष्म उपभोक्ता कहेंगे। छोटे छोटे जो सड़े गले पदार्थ को खाता है, जो सड़े गले पदार्थ को खाकर अपघटित कर देता है, उसे हम कहेंगे सूक्ष्म उपभोक्ता, छोटा छोटा उपभोक्ता। समझ गए, इतना बात समझ गए तो आप थोड़ा सा समझिए आहार श्रृंखला क्या है। श्रृंखला मतलब चेन होता है, अभी हम आपको बताए भी हैं, फिर से बताते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पदीय प्रवाह है जिसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध जीवों के इस श्रृंखला के आहार श्रृंखला कहते हैं। फूड चेन यहाँ होगा, समझ गए। इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश आपको नहीं देखना है, इंग्लिश आपको नहीं देखना, हिंदी में देखिए। आहार श्रृंखला किसे कहेंगे, देखिए फूड चेन को आहार श्रृंखला कहेंगे तरीके से जुड़े जीवों को द्वारा। देखिए इसके लिए पहले एक फिगर से समझिए, आहार श्रृंखला के लिए फिगर से समझ। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या आहार श्रृंखला, इसको हम कहते हैं स्थल पर जो जीव होता है। देखिए यह घास है, यह घास को कौन खा रहा है, आप देखिए पहले, यह घास को 3 आदमी खा रहा है। यह टिड्डा भी खा रहा है, यह क्या कीड़ा भी खा रहा है, यह खरगोश भी खा रहा है, यह चूहा भी खा रहा है। घास को खाने वाला कितना है, 3 आदमी। अब फिर देखिए टिड्डा को खाने वाला कौन है, ये पक्षी भी खा ले रहा है, यह क्या हो रहा है, यह छिपकली भी खा रहा है, यह छिपकली भी खा रहा है। अब फिर देखिए यह खरगोश को कौन खाएगा, यह तो ये खा रहा है, क्या खा रहा है, ये गिद्ध भी खा रहा है ना। गिद्ध जो है ये चूहा के भी खा जा रहा है, चूहा को देखिए गिद्ध भी खा रहा है और सांप का खा रहा है, सांप भी खा रहा है। तो यहाँ आप समझिए यह एक चेन नहीं बन रहा है, एक भोजन का एक चेन बन रहा है, इसी को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए एगो घास को खाने वाला 3 है, फिर इसको खाने वाला कोई दूसरा है, फिर उसको खाने वाला कोई दूसरा है। इस तरह से एक चेन बन जा रहा है, एक कड़ी का काम कर रहा है, इसी चेन को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। यही लिखा हुआ, जैसे पहले उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है, ये उसी का उदाहरण है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता यह भी मांसाहारी होता है, यह तो हम पहले बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए कुछ आहार श्रृंखला का उदाहरण दिया गया है, जैसे घास को ग्रास ओवर खाता है, ग्रास ओवर को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गिद्ध खाता है। समझ गए, यह आप ध्यान रखेंगे। जैसे शैवाल को छोटे जंतु खाता है, छोटे जंतु को छोटे मछली खाता है, ये जल का है, जलीय आहार श्रृंखला है। ये है स्थलीय, ये है आपका स्थलीय ही है। देखिए पौधे को कृमि खाता है, कृमि को चिड़िया खाता है, चिड़िया को बिल्ली खाता है। यहाँ घास को हिरन खाता है, हिरन को बाघ खाता है। यह सब एक आहार श्रृंखला का उदाहरण है। यहाँ हम आपको वन का भी आहार श्रृंखला बताए हैं, जल का भी आहार श्रृंखला बताए हैं, यहाँ आपका स्थल का आहार श्रृंखला। देखिए वन का आहार श्रृंखला क्या है, घास को गाय खाता है,
या हिरन खाता है, हिरन को बाघ खा जा रहा है। यही आहार श्रृंखला है, यही एक आहार फूड चेन है, समझ गए। आज जल में क्या होता है, देखिए छोटे छोटे शैवाल को कीट, जो छोटा सा बड़ा कीट होता है वह खा लेता है, या छोटे छोटे कीट को छोटी मछली खाती है और छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। इसी को हम जलीय आहार श्रृंखला कहते हैं, जल पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। आगे ये आहार जाल अब क्या है, वह आहार श्रृंखला था और आहार जाल कोई अंतर नहीं है, समझ गए। जाल को चेन कहेंगे, आहार उसको कहेंगे, समझ गए, इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम चीज है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में समानता, एक साथ कई आहार श्रृंखला पाई जाती है। ये श्रृंखला हमेशा सीधा न होकर एक दूसरे से आर तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती है। आहार श्रृंखला, इस जाल को आहार जाल कहा जाता है, आहार जाल कहता है। जैसे हम बताए थे, यह जाल की तरह नहीं बन गया, ये खाया फिर इसको दो आदमी खाया, बिल्ली खाई, क्या कहते हैं खरगोश खाया, फिर इसको भी यह खा गया। यह चूहा को देखिए गिद्ध भी खाता है, सांप भी खाता है। तो एक तरह के आहार जैसा बन गया है, एक जैसा चेन जैसा बन गया है, इसी के लिए आहार जाल कहा गया है। घास के मैदान वाले पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित 5 आहार श्रृंखला होता है। जैसे पौधे को ग्रास ओवर खाता है, उसके बाद बाज खा जाता है ग्रास ओवर को। पौधे को ग्रास ओवर खाएगा तो गिरगिट भी खाएगा तो बाज खा जाएगा। देखो पौधे को खरगोश खाएगा तो खरगोश को बाज खा जाएगा। पौधे को चूहा खाएगा तो चूहा को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। अब पौधे को चूहा खाएगा तो बाज खा जाएगा। मतलब ये एक तरह का जाल बना हुआ है, एक दूसरे के सब ऊपर पूरा पारिस्थितिक तंत्र चलता है। यानी पारिस्थितिक तंत्र ही हम शुरू में पढ़े थे, ऊर्जा का आदान प्रदान करना ही पूरा पारिस्थितिक तंत्र है। आगे आइए पोषी स्तर, यहां समझिए आप पोषी स्तर क्या है। आपको हम पहले एक फोटो बनाए थे, उसी में आपको समझा देते हैं। यह बनाया है ना, यह देखिए घास जो है उत्पादक है, तो यहाँ हम उत्पादक प्रथम उपभोक्ता में बोले थे दूसरा नंबर वाला को, लेकिन पोषी स्तर में हम क्या करेंगे, उत्पादक को ही प्रथम पोषी स्तर मान लेंगे, प्रथम पोषी स्तर मान लेंगे, पोषी स्तर मानेंगे। और प्रथम उपभोक्ता को हम द्वितीय पोषी स्तर मानेंगे, द्वितीय पोषी स्तर मानेंगे। इसको मानेंगे तृतीय पोषी स्तर, इसको चतुर्थ पोषी स्तर, इसको अंतिम पोषी स्तर मानेंगे, याद रखेंगे। और एक चीज आप याद रख सकते हैं, यदि इसमें ऊर्जा जितना हो, मान लेते हैं इसमें 10,000 कैलोरी ऊर्जा है, तो इसका मात्र 10% ही कीड़ा मकोड़ा में ऊर्जा स्थानांतरण होगा, बहुत कम ऊर्जा। यानी 10,000 है तो इसका 10%, 1,000 कैलोरी ही इसको मिलेगा कीड़ा को, द्वितीय पोषी स्तर को। यदि तृतीय पोषी स्तर की बात करें तो इसको इसी का 10% माल, मतलब मात्र इसको अगर पक्षी खाएगा कीड़ा को तो इसको कितना मिलेगा ऊर्जा, जानते हैं, मात्र 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, समझ गए। मात्र 10% मिलता है। यहाँ जो है द्वितीय पोषी स्तर से अगर तृतीय पोषी स्तर खाता है तो तृतीय पोषी स्तर का मात्र 10%, यानी 90% ऊर्जा लॉस हो जाता है। इतना बात यदि समझ गए हैं तो आपको यहाँ से बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। आगे आइए, देखिए यहाँ तक हो गया, पोषी स्तर पर थे हम लोग। तो पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, हर स्तर में भोजन ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला कहीं इन्हीं स्तरों को हम पोषी स्तर कहते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ। आहार श्रृंखला के उत्पादन, हरे पौधे को हम प्रथम पोषी स्तर कहे ना, हम उत्पादक को ही क्या कहेंगे, प्रथम पोषी स्तर कहेंगे। शाकाहारी जंतु प्रथम उपभोक्ता को हम द्वितीय पोषी स्तर कहेंगे, बता चुके हैं। मांसाहारी जंतु यानी द्वितीय उपभोक्ता को हम तृतीय या उच्च श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु को हम तृतीय या क्या कहेंगे, चतुर्थ पोषी स्तर कहेंगे। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में 4 पोषी स्तर होता है, पेड़ पौधे, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, उच्च श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ पोषी स्तर होते हैं। अभी हम आपको बताए हैं, नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो पुनः पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब आइए हम ऊर्जा का प्रभाव, ऊर्जा का प्रभाव क्या है यह समझ, यह भी हम आपको बताए हैं, 10% ही ऊर्जा आगे में जाता है, वही ऊर्जा का प्रभाव है। आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होता है, अगले पोषी स्तर को हो पाता है। मात्र 10% ही ऊर्जा अगले पोषी स्तर को हो पाता है, बाकी सब समाप्त हो जाता है।
ये तथा शेष 90% ऊर्जा व्यवहार विभिन्न प्रकार से होता है। इस तरह से विभिन्न पोषी स्तर का उपलब्ध होने वाले ऊर्जा का उत्तरोत्तर ह्रास या कमी हो जाता है, यानी 90% ऊर्जा का कमी हो जाता है, मात्र 10% ऊर्जा। उदाहरण के लिए घास यदि उत्पादक है तो इसको हम प्रथम पोषी स्तर कहेंगे, इसमें 10,000 कैलोरी ऊर्जा है। तो ग्रास होवर जो कीड़ा मकोड़ा है इसको हम कहेंगे द्वितीय पोषी स्तर, इसको मात्र 1000 कैलोरी मिलेगा। तृतीय पोषी स्तर को जिसको द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं इसको 100 कैलोरी मिलेगा। और जैसे चतुर्थ पोषी स्तर को जिसको हम कहते हैं सांप, इसको मात्र 10 कैलोरी ऊर्जा मिला। मतलब घटते जाएगा, 90% समाप्त हो जाएगा और 10% ऊर्जा सबको आगे मिलेगा। आगे आइए, मानव और पर्यावरण, छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आपका चैप्टर ही यह समाप्त हो जाएगा। समझ गए? बहुत ही 3-4 स्लाइड है, आप यह पढ़ लीजिए, बस खत्म हो गया। देखिए यह आप जान रहे हैं मानव एवं पर्यावरण, पर्यावरण वातावरण को कहते हैं। तो देखिए प्रतिदिन अपने क्रियाकलाप में उत्पन्न अनावश्यक पदार्थ, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, चाहे कुछ सामान लाते हैं, तो उसमें कुछ अनावश्यक पदार्थ बच जाता है, हम जहां तहां फेंक देते हैं, उन्हीं को हम अनावश्यक पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ कहते हैं। यहां आपको पूछेगा कि अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, अवशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप ही पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है, आप याद रखेंगे। तो कहेंगे प्रतिदिन अपने काम क्रियाकलाप में जो अनावश्यक पदार्थ बच जाता है उसी को हम कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ या अनावश्यक पदार्थ कहते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, जैव निम्नीकरण अवशिष्ट और जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव निम्नीकरण अवशिष्ट क्या है। देखिए बहुत आसान है, जैव निम्नीकरण अवशिष्ट उसे कहते हैं, अवशिष्ट तो आपको समझ गया आ गया है, जो अनावश्यक पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरण अवशिष्ट उसे कहते हैं जिससे कोई भी चीज हम दोबारा बना सके, निम्नीकरण। जिससे हम नहीं बना सके उसे हम क्या कहते हैं, अनिम्नीकरण। तो जैसे अगर आपका कागज रिटायर हो गया, पॉलीथीन रिटायर हो गया, तो यह लोग पॉलीथीन क्या कीजिएगा, बेच, देखिए कागज आपका बिकता भी है, प्लास्टिक आपका बिकता भी है, यह प्लास्टिक लेके जाएगा, फिर गलाकर फिर से उसको बना लेगा, समझ गए ना, फिर से प्लास्टिक बना लेगा। तो इसे हम जैव निम्नीकरण कहेंगे। और जिसमें नहीं बना पाएंगे उसको हम जैव अनिम्नीकरण कहेंगे। तो उसी परिभाषा लिखा हुआ है, देखिए जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट। ऐसे अवांछित पदार्थ माने अनावश्यक पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में बदल जाता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ इसका उल्टा होगा, प्रदूषण के ऐसे कारक जिसका जैविक अपघटन नहीं हो पाता, मतलब पुनः वह उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसे जैव अनिम्नीकरण अवशिष्ट कहते हैं। अब बढ़िया से देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। और देख लीजिए थोड़ा सा कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन क्या है, आप जानते होंगे गांव-गांव घर-घर में अभी हरा कचरा वाला या डब्बा निकाल यह सब बोलते रहता है गाड़ी में, वही कचरा का प्रबंधन करना है। तो यहाँ कह रहा है कचरा का प्रबंध मतलब कचरा का उचित रख रखाव कैसे करेंगे, वह हुआ कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करने की विधि को ही क्या कहते हैं, कचरा प्रबंधन कहते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में, पार्कों में, मनोरंजन में या पर्यटन स्थल पर जहां भीड़ भाड़ वाले जगहों पर कचरे को एकत्र करने के लिए बड़ी बड़ी धानियां रखी रहती है, बड़ी बड़ी नहीं दिखता है, हरा वाला रखा रहता है और क्या कहते हैं पीला वाला रखा हुआ रहता है। तो यह कचरा का प्रबंधन हुआ, मतलब कचरा को वैज्ञानिक तरीका से निपटारा करेंगे, अच्छे तरह की जगह जहां खाली है वहां जाकर रखेंगे, जहां पर रखने का जगह है वहां रखेंगे, तो उसी को हम कचरा का प्रबंधन कहेंगे। यह बात आपको समझ गया तो आप थोड़ा सा एक चीज बचा हुआ है आपका इस पूरे चैप्टर, और चैप्टर के साथ आपका यह पूरा बुक ही समाप्त हो जाएगा। पढ़ेंगे ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय। ओजोन को हम O3 से सूचित करते हैं। समझिए ओजोन किसे कहते हैं तो यह समझिए, ओजोन परत का क्षेत्र ऑक्सीजन के
3 परमाणु से बना होता है, यानी O3। एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर, अभी देखिए जैसे हम पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी से 15 किलोमीटर ऊपर जाइए, 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को, बीच वाले क्षेत्र को हम ओजोन परत कहते हैं। 15 किलोमीटर के ऊपर और 50 किलोमीटर के नीचे, वो बीच में जो ऊंचाई है उसी को हम ओजोन परत यानी O3 कहते हैं। तो आप समझ में आ गया ओजोन परत क्या है, समझ में आ गया। 15 किलोमीटर के ऊपर और 50 किलोमीटर के नीचे वाले जो भी ऊंचाई क्षेत्र है उसे हम ओजोन परत कहते हैं। यहाँ आगे आइए, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवधारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह ओजोन परत बहुत ही जरूरी है। अगर ओजोन परत नष्ट हो जाएगा तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आता है वही ओजोन रोकता है, नहीं तो ओजोन परत जिसमें छेद हो जाएगा तो आप जानते हैं तुरंत आपके शरीर जो है ना, बढ़िया चमड़ा जो दिख रहा है इसमें झुलसे होने लगेगा, फोड़ा फुर्सनी सब होने लगेगा, समझ गए। इसलिए ओजोन परत का होना महत्वपूर्ण जरूरी है। यह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पदार्थ पराबैंगनी किरणें को, यह इंग्लिश में लिखा है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है। यह ओजोन परत क्या करता है, जो सूर्य में जो उपस्थित है हानिकारक पदार्थ पराबैंगनी किरण उसको रोकता है, जो मनुष्य के त्वचा कैंसर से बचाता है, मोतियाबिंद से बचाता है तथा अनेक उत्परिवर्तन को जन्म देता है, समझ गए। यह मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है कि ओजोन परत की हम लोग रक्षा करें। जैसे प्रकाश से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को कौन रोकता है, ओजोन परत रोकता है, इसलिए इसका बचाव बहुत जरूरी है। और यह आपका अंतिम ही स्लाइड है और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ देखिए, सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन बनाता है, समझ गए। ओजोन परत O3 होता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए इससे बचाव कहेंगे, ओजोन का निर्माण तो बात छोड़ दीजिए, ओजोन तो निर्माण आप समझ गए होंगे, यह नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यह समझिए ओजोन परत को हम कैसे बचाएं, कैसे इसको बचाया जा सके। तो इसके लिए आपको कहेगा ओजोन परत को बचाने का उपाय बताइए, क्या क्या उपाय हो सकता है। तो आप लिखिएगा ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारक के बारे में यहाँ हम लिख दिए हैं, यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ है, यहाँ फ्लोरोकार्बन है। यहाँ सुगंधित सेंट, जो आप सेंट मारते हैं ना, झागदार शेविंग क्रीम जो है, कीटनाशक दवाई, गंध हारक, यह सब जो आप सुगंधित सेंट जो मारते हैं ना, उस सेंट से ओजोन परत का विनाश होता है। यह सब ओजोन परत का नाश करने का काम होता है, इसलिए सेंट कम से कम यूज कीजिए। और देखिए एयर कंडीशन सबसे ज्यादा, रेफ्रिजरेटर जो ठंडा करने वाला होता है, एसी जो होता है, जेट इंजन जो होता है, अग्निशामक यंत्र जो होता है, यह सब जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से पता चला कि 1980 के बाद आज से कुछ ही दिन पहले, 40 साल वर्ष पहले, ओजोन स्तर में तीव्रता से गिरावट आई है। समझिए, तीव्रता से गिरावट आई है, वैज्ञानिक कह रहा है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आई है कि उसे ओजोन छिद्र की संज्ञा दे जा रही है। अब देखो, एक अंटार्कटिका महादेश है जहां पर अभी आदमी नहीं रह रहा है, लेकिन वहां जो है आपका ओजोन में इतना कमी हो गई है तो जैसे लग रहा है कि ओजोन में छेद हो गया है। समझ में आ गया है आपको। यह चैप्टर भी आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गया। चैप्टर के साथ साथ यह आपका पूरा बायोलॉजी यानी पूरा जीव विज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आप लोग दोबारा से एक बार स्पीड में भी करके हो सकता है तो देख लेंगे, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे कर पाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।